is economy part 9. So we have to study about inflation and deflation. देखो, अगर इन्फ्लेशन की बात करूँ, कोई भी चीज़ अगर किसी भी एक इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ जाते किसके, गुड्स एंड सर्विसेज के, अगर इन्फ्लेशन की बात करूँ, व्हेन प्राइसेस ऑफ, यहाँ पे बात करते हैं ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सारी सर्विसेज और गुड्स के प्राइस बढ़ने चाहिए। ये नहीं कि कुछ के बढ़ रहे कुछ के नहीं बढ़ रहे, उसको हम इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। व्हेन प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज rises throughout the economy, ठीक है। इन्फ्लेशन वो कंडीशन है जहाँ पे सारी चीज़ों के और सर्विसेज के प्राइस बढ़ते जाएंगे, उस कंडीशन में हम क्या नाम देंगे, इन्फ्लेशन नाम देंगे। सिमिलरली अगर डिफ्लेशन की बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे प्राइस क्या आएंगे, प्राइसेस डिक्रीज होंगे, किसके, प्राइसेस ऑफ अगेन गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो बेसिकली हमें ज़्यादा डिटेल में किसके बारे में पढ़ना है, इन्फ्लेशन। हमने डिफ्लेशन के बारे में समझ लिया, इतना ही काफ़ी है कि डिफ्लेशन होता क्या है, और एक एंड में आके हम ये देखेंगे कि हम मेजर्स क्या ले किस चीज़ को करेक्ट करने के लिए, इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए और डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए। देखो, किसी भी इकॉनमी के लिए ना इन्फ्लेशन अच्छा होता है ना डिफ्लेशन अच्छा होता है, ये इकॉनमी को बिल्कुल ख़राब करके रख देता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपकी बात करता हूँ, इन्फ्लेशन एक ऐसी कंडीशन है जब सारी चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन में प्राइस दो तरह से बढ़ेंगे, उसको हम डिटेल में अभी आगे करेंगे। पहले हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन में बेसिकली होता क्या है। देखो, अगर मैं एडी की बात करूँ, एडी इज़ एग्रीगेट डिमांड, एडी हेयर इज़ एग्रीगेट डिमांड। अगर मेरी डिमांड बढ़ जाए एएस से, एएस इज़ एग्रीगेट सप्लाई। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मेरी डिमांड बढ़ जाए सप्लाई से ज़्यादा, सपोज करें मैं वाटर बॉटल्स का कंसेप्ट लेकर चलता हूँ, सपोज करें मेरे पास 10 वाटर बॉटल्स है, ये मेरी सप्लाई है 10, और मेरे को रिक्वायरमेंट कितने की है, 15 की है। सपोज 10 पानी की बोतल अवेलेबल और ख़रीदने वाले कितने हैं, 15। तो जो वाटर बॉटल का प्राइस है, जो उस वाटर बॉटल का प्राइस है, इवेंचुअली वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन वो कंडीशन है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन बोलेंगे, ठीक है। अब डिफ्लेशन क्या होगा, डिफ्लेशन में क्या होगा, जो हमारा एग्रीगेट डिमांड होगा वो किससे कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई से। सेम कंडीशन, जैसे अगर मैं सप्लाई कर सकता हूँ 10 वाटर बॉटल्स, लेकिन डिमांड कितने की है, 5, तो यहाँ पे क्या है, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। तो जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड कम होती है, वहाँ पे प्राइसेस क्या करते हैं, वहाँ पे प्राइसेस कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने समझ ली। अब देखो, इन्फ्लेशन के साथ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, उसको जब हम ठीक करने निकलते हैं, जब हम इन्फ्लेशन को ठीक करने निकलेंगे, हमारी मान लो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो जो जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट है वो एज ए मेजर्स लेंगे जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। तो देखो अब होगा क्या, देखो अगर मेरी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, यानी 15 वाटर बॉटल्स की ज़रूरत है और सप्लाई कितनी है, सिर्फ 10 है इकोनॉमी में, तो मैं क्या करूँगा, देखो सप्लाई कम है यानी मेरा बेसिकली आउटपुट क्या है, कम, तो मैं आउटपुट को क्या करूँगा, बढ़ा दूंगा, ठीक है। क्योंकि सप्लाई कम है ना, तो सप्लाई के लिए मेरे को क्या, सप्लाई ज़्यादा करने के लिए मेरे को क्या इंक्रीज़ करना पड़ेगा, आई हैव टू इंक्रीज़ दी आउटपुट, ठीक है। अगर मैं आउटपुट इंक्रीज़ करूँगा, आउटपुट इंक्रीज़ करने के लिए मेरे को ज़्यादा लोग एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, तो यानी जब मैं आउटपुट बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अच्छा, जब ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी तो एक बात बताओ, लोगों के पास क्या आ जाएगा, पैसा। जब लोगों के पास क्या आ जाएगा, पैसा, यानी जो लोग पहले बेरोज़गार घूम रहे थे अब उनके भी पास पैसा आ गया। जब उनके भी पास पैसा आ गया, जो चीज़ वो पहले नहीं खरीद रहे थे अब वो क्या कर रहे, उसको भी खरीद सकते हैं। तो जब फिर से क्या हो गई, डिमांड इंक्रीज़ होगी, तो प्राइसेस ऑफ कमोडिटी फिर क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। तो ये इतना आसान नहीं है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। देखो, इस प्रोसेस के थ्रू जो मैंने आपको यहाँ पे बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे इन्फ्लेशन को जब हम ठीक करने जाते हैं तो हम उसमें और ज़्यादा उलझते रहते हैं। तो इन्फ्लेशन को ठीक करना इतना आसान नहीं है। अब मैं आपसे डिफ्लेशन की बात करता हूँ। देखो, डिफ्लेशन में क्या होता है, हमारा एग्रीगेट डिमांड किससे कम होती है, एग्रीगेट सप्लाई से, राइट। यानी अगर मेरे पास 10 वाटर बॉटल्स है तो डिमांड कितने की, 5, सो एग्रीगेट सप्लाई इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, अब मेरे पास सप्लाई ज़्यादा है, अगर मेरे पास सप्लाई ज़्यादा है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आउटपुट को कम करना पड़ेगा। यानी 10 वाटर बॉटल जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं उसका आउटपुट ही कम कर देता हूँ, मैं 5 बनाने लगता हूँ, ठीक है। जब मैं आउटपुट कम करूँगा तो इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं एम्प्लॉयमेंट को कम कर रहा हूँ ना, ठीक है, मैं एम्प्लॉयमेंट को कम कर रहा हूँ। तो देखो, जब मैं एम्प्लॉयमेंट को कम करूँगा लोगों के पास से पैसा चला जाएगा। जब उनके पास से पैसा चला जाएगा, उनके पास क्या नहीं होगा, पैसा होगा नहीं कोई चीज़ खरीदने के लिए। जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो डिमांड बढ़ेगी क्या, डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो उस केसेस में प्राइसेस फिर क्या करेंगे, गिर जाएंगे। तो हमने अब क्या देखा कि वो तो हमें पता ही है कि डिफ्लेशन में तो प्राइसेस ऑलरेडी गिर रहे होते हैं, डिफ्लेशन में तो प्राइसेस ऑलरेडी गिर रहे होते हैं और इन्फ्लेशन में प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ रहे होते हैं। तो यानी जब मैं इसको ठीक करने निकलूँगा ना मार्केट में, तो मैं देखूंगा कि जितना मैं उसको ठीक करने का ट्राई करूँगा उतना ज़्यादा हम उसमें उलझ के और ज़्यादा उसको ख़राब करते जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझने का ट्राई करना, इन्फ्लेशन काम कैसे करता है। इसके बाद लेट्स ट्राई टू स्टडी अबाउट different types of inflation. Here we have to study about different types of inflation. देखो, इन्फ्लेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और टिपिकल क्वेश्चन नहीं होता, आपसे वो डेफिनेशन पूछता है, बस आपको पता होना चाहिए कि होती क्या है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में जो पहली टाइप की इन्फ्लेशन होती है, इट इज़ कॉल्ड क्रीपिंग और क्रॉलिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग, क्रॉलिंग इन्फ्लेशन, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, वी डोंट नो किस नाम से पूछेगा। देखो, व्हेन inflation rises by a single digit, when inflation rises by the single digit, it is called creeping or crawling inflation. अब देखो कैसे, सपोज प्राइस ऑफ कमोडिटी पहले थे 100, ठीक है, किसी भी चीज़ का गुड्स का प्राइस 100 था, तो वो 6% इंक्रीज कर गया, नाउ प्राइस इज 106। तो वो किस से बढ़ा है, सिंगल डिजिट से बढ़ा है ना, 6% से 100 था 106 हो गया, कितना बढ़ा है वो, 6 बढ़ा है, सिंगल डिजिट बढ़ा है या फिर 6% बढ़ा है। जब कोई भी इन्फ्लेशन में किसी चीज़ का प्राइस राइज होगा बट वो एक सिंगल डिजिट में होगा, तब हम उसको क्या नाम देंगे, क्रीपिंग और क्रॉलिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करने जाता हूँ कि यहाँ पे सेकंड लेट्स से सेकंड मैं बोलता हूँ अगर आपसे, सेकंड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज गैलोपिंग और जंपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग और जंपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिंगल डिजिट था तो यहाँ पे कितना डिजिट हो जाएगा, गैलोपिंग और जंपिंग इन्फ्लेशन में, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन इन्फ्लेशन राइजेस बाय 2 or more than 2 digits, it is called galloping or jumping inflation. For example, suppose मेरे प्राइस ऑफ कमोडिटी 100% था, पहले 100 पे था, अब ये 60% इंक्रीज कर गया, तो प्राइस कितना हो गया होगा 160, बढ़ा कितना 60। तो देखो 2 डिजिट में या फिर उससे ज़्यादा ही, अभी 2 डिजिट में, तो हम क्या कहेंगे इसको, गैलोपिंग और जंपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। ये दो चीज़ हमने पढ़ ली, राइट। अब इसके पास देखते हैं, अब देखते हैं कि इसके बाद क्या हो सकता है। थर्ड कंसेप्ट पर आते हैं। थर्ड पे मैं बोलता हूँ आपसे, थर्ड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज हाइपर इन्फ्लेशन। देखो, हाइपर इन्फ्लेशन काफ़ी खतरनाक होती है। जब ऐसी टाइप इन दिस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, और कितना हाई होगा, विच कैन डिस्ट्रॉय द होल इकोनॉमी, इसको हम क्या नाम देंगे, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, विच कैन डिस्ट्रॉय द होल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, इसको हम क्या नाम देंगे, हाइपर इन्फ्लेशन। एक ऐसी इन्फ्लेशन जो आपकी पूरी इकोनॉमी को ही खत्म कर सकती है, उसको हम क्या नाम देंगे, हाइपर इन्फ्लेशन। यानी वो कैसे बढ़ेगी, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। सपोज किसी चीज़ का प्राइस 100 है, तो वो कैसे बढ़ेगा, 10 to the power 10, दैट मीन्स अब ये कितना हो जाएगा 1000, राइट। तो जब वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी तब हम उसको क्या नाम देंगे, हाइपर इन्फ्लेशन। वो आप के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को ही ख़त्म कर देगी, ठीक है। इसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस पर पूछे जाते हैं, दैट इज स्टैगफ्लेशन और स्लम्पफ्लेशन। दैट इज स्टैगफ्लेशन और वी कॉल इट स्लम्पफ्लेशन। देखो, स्टैगफ्लेशन एक दो चीज़ों से बना है। स्टैगफ्लेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैगनेंट मीन्स स्टेशनरी
stagnant means stationary, and second term is inflation. सेकेंड टर्म इज़ इन्फ्लेशन, यानी एक स्टैगनेंट इन्फ्लेशन. देखो ये बहुत ज़्यादा आपकी इकोनॉमिक सिस्टम के लिए बेकार चीज़ होती है. स्टैगफ्लेशन और वी कैन से स्लम्फ्लेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन. देखो इन्फ्लेशन में आपका क्या होता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ती जाती है, और रिसेशन में क्या होता है, रिसेशन को बोलते हैं मंदी. रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, मंदी में आपकी नौकरियां चली जाती है, तो क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है. तो एक ऐसी कंडीशन इन्फ्लेशन की जिसमें आपके प्राइसेस भी बढ़ेंगे प्लस आपकी क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी. या फिर आई कैन से कि प्राइसेस विल इंक्रीज बट एम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज. ठीक है. अब स्टैगफ्लेशन या स्लम्फ्लेशन का मेन रीज़न वाई दिस थिंग हैपन्स is because of technological advancement is because of technological advancement. ठीक है. अब एक चीज़ देखते हैं कि ये हुआ क्या था. ये जो एक सबसे बड़ा टर्म जब हमारी कॉइन हुई थी, इट वॉज इन द ईयर 1970s. देखो हुआ क्या था कि 1970s में ड्यूरिंग 1970s जब world oil prices were increasing drastically, fueling sharp inflation. कहाँ पे? Sharp inflation in developed countries. देखो 1970s में क्या हुआ था, सऊदी अरेबिया ने अपने जो ऑयल प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए थे. अब जब इंक्रीज़ प्राइसेस कर दिए थे तो जितनी भी कंट्री की डेवलपमेंट होती है वो सारी किस पे डिपेंड करती है, आपके रॉ मटेरियल्स पे, जो कि उस टाइम पे आपका ऑयल था, क्रूड ऑयल. अब क्रूड ऑयल से सारी मशीनरी चलती थी, सारी आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी सब उसी पे वर्क करती थी. तो उसकी वजह से क्या हुआ, देखो प्राइसेस तो बढ़ रहे थे चीज़ों के, बट क्योंकि कंट्रीज सारी डेवलप थी तो वहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो हो नहीं रही थी, यानी नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे थे. तो एक ऐसी कंडीशन आ गई थी जहाँ पे प्राइसेस भी बढ़ रहे थे और रिसेशन भी आ गया था, यानी स्टैगनेंट भी था और प्राइसेस भी इंक्रीज़ कर रहे थे. तो यहाँ पे हमारी उस कंडीशन को क्या नाम दिया था, स्टैगफ्लेशन. ठीक है. अच्छा, अब हमने ये चीज़ पढ़ ली, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, हमने ये चीज़ देख ली यहाँ पे. अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि देयर आर पर्टिकुलरली टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन की बात करूँ तो दो तरह की होती है, द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन. देखो फर्स्ट वन जो हमारी होती है दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन. एंड सेकेंड वन इज cost push inflation, right? Second one is cost push inflation. ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं कि ये होता क्या है, ये दोनों टर्म्स होती क्या है बेसिकली. तो यहाँ पे बोलेंगे हम डीपी इन्फ्लेशन एंड दिस इज सीपी इन्फ्लेशन. डीपी इन्फ्लेशन एंड सीपी इन्फ्लेशन, इन दो चीज़ों को अब हमें डिटेल में पढ़ना है. देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो चीज़ होती है जो मैंने आपको बताया, व्हेन एग्रीगेट डिमांड विल एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई, तो चीज़ों की प्राइस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ करने स्टार्ट कर जाएंगे. सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इन्फ्लेशन विच अराइजेज ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स लाइक राइजिंग इन इनकम. ठीक है. और जब लोगों के पास इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो उनके पास पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, पैसे ज़्यादा आ जाएंगे तो उनकी परचेजिंग पावर क्या है, वो बढ़ जाएगी, यानी वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं. अगर वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो क्या होएगी, बेसिकली उनकी डिमांड इंक्रीज़ करेगी, और डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाएगी, सबके पास पैसा आ जाएगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और वो सप्लाई को एक्सीड कर देगी. तब वहाँ पर क्या होगा, चीज़ों के प्राइजेस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, नवरात्रि में ऑल दोज हु आर फ्रॉम हिंदू फैमिलीज़ वो इस एग्जांपल को समझेंगे. नवरात्रों में क्या होता है बेसिकली, जैसे नवरात्रों में हमें फल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे बनाना हो गया, एप्पल हो गया, इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है. डेली हम सब नहीं खाएंगे बट नवरात्रों में इट्स अ मस्ट.
तो जब कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है कि यहाँ पे हमें ज़्यादा ज़रूरत है, तो देखो जितने भी सप्लाई है फ्रूट्स की वो तो लिमिटेड ही है, बट डिमांड बढ़ जाती है नवरात्रों में। तो जब डिमांड बढ़ जाती है तो आपने नोटिस करा होगा कि डेली जो बनाना पर डजन 50 रुपीज़ के आते हैं, वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो 80, 90, 100 तक भी चले जाते हैं। वो इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि जो हमारी डिमांड है वो किस चीज़ को एक्सीड कर देती है, सप्लाई को एक्सीड कर देती है। कभी मान लो सबको ज़रूरत तो होती नहीं है हर टाइम पे बनाना की, बट व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द फेस्टिवल ऑफ नवरात्रा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें क्या चाहिए होते हैं, फ्रूट चाहिए होते हैं घर में। सब फास्टिंग कर रहे होते हैं तो फ्रूट चाहिए होते हैं। उस टाइम पे हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन। तो ये कौन सा पार्ट है इन्फ्लेशन में, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है कि जब हम डिमांड ज़्यादा हो रही है तो वो किस चीज़ को पुल कर रही है, वो इन्फ्लेशन को इंक्रीज़ कर रही है बेसिकली। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आती है हमारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या होती है, देखो जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, किसकी वजह से, अगर रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ जाए, बेसिकली अगर मैं बात करूँ आपसे, अगर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, अगर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ जाए, तब वो किस फैक्टर को इंक्रीज करेगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को बोलेगी। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा होता क्यों है। देखो अब यहाँ पे देखते हैं कॉजेज। सो बेसिकली वी आर स्टडिंग अबाउट कॉजेज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल। देखो पहला फैक्टर, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है हमें यहाँ तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि डिमांड हमारी बढ़ रही है। अगर हम सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो हमारी एग्रीगेट डिमांड या टोटल डिमांड जो है वो किसको बढ़ावा दे देगी, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो सप्लाई से आगे चली जाएगी। जब वो सप्लाई से आगे चली जाएगी तो कमोडिटी के प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज़ करने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये किसका पार्ट है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सेकेंड पॉइंट देखते हैं किस वजह से होती है, इंक्रीज़ इन सैलरी, इंक्रीज़ इन सैलरी। सपोज़ आपके पास 100 रुपये थे तो आप मान लो 2 डज़न बनाना ख़रीदते थे, बट अब क्या हुआ है, आपके पास 100 नहीं, अब आपके पास आ गए 200 रुपये। अगर आपकी सैलरी बढ़ गई, सपोज़ आपकी सैलरी डबल हो गई, अब आपके पास आ गए 200 रुपये, तो आपकी डिमांड कितनी हो गई, अब आप 4 डज़न बनाना खरीद सकते हो। तो यही फैक्टर है कि जब आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी तो इनडायरेक्टली आपकी क्या इंक्रीज़ होगी, आपकी डिमांड इंक्रीज़ होगी। ठीक है, जब हम छोटे थे तो हमें मान लो एक बॉल खरीदनी होती है तो हम प्लास्टिक की बॉल से खेलते थे, लेकिन जब हम बड़े हो जाते थे हम कोस्को की बॉल भी प्रेफर कर लेते थे। जब हम और बड़े हुए हम क्रिकेट की जो लेदर बॉल होती है हम वो भी प्रेफर कर लेते। तो ऐसे ऐसे जैसे हमारी सैलरी इंक्रीज़ होती है, हमारे हाथ में पैसा आने लगता है, तो हमारी डिमांड बढ़ने लगती है। थर्ड पॉइंट, डिक्रीज़ इन टैक्स, डिक्रीज़ इन टैक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज़ आपकी सैलरी 100 रुपीज़ है, सपोज़ आपकी सैलरी 100 रुपीज़ है और आप 20 रुपीज़ का पहले टैक्स दे देते थे, तो आपके पास कितने रुपए आए, 80 रुपीज़। आप 80 रुपीज़ में चीज़ें खरीदोगे, बट सपोज़ करें आपकी सैलरी 100 रुपीज़ है और टैक्स मैंने कम करके कितना कर दिया, अब सिर्फ टैक्स कितना होएगा, 5 रुपये कटेगा सर टैक्स, तो आपके पास कितने रुपये बच गए, 95। तो एक्स्ट्रा कितने आ गए, 15। तो जब टैक्स डिक्रीज़ करता है बेसिकली आपका, जब आपका टैक्स डिक्रीज़ करता है तब आपकी क्या होती है, इनडायरेक्टली सैलरी इंक्रीज़ कर जाती है। जब आपकी सैलरी इंक्रीज़ करी दैट मीन्स आपके हाथ में क्या आएगा, पैसा ज़्यादा आएगा, तो उस केस में भी क्या इंक्रीज़ होती है, इन्फ्लेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ब्लैक मनी। देखो जो ब्लैक मनी होती है वो टैक्स का पैसा होता है जो टैक्स से हम चोरी करके गवर्नमेंट से बचा के रखते हैं। अब उसमें हमें किसी को कुछ देना नहीं है, ना हमें उस पर किसी पर टैक्स देना, ना हमें शो करना है कि हमारे पास कहाँ से है, हमने टैक्स से चुरा के बचाया हुआ है। तो वो पैसा अब आप घर में नहीं रख सकते, रेड पड़ सकती है इनकम टैक्स वालों की। तो हम क्या करते हैं, उसको मार्केट में जाके सामान खरीद लेते हैं। जब हम मार्केट में जाके सामान खरीदते हैं तो उससे बेसिकली हमारी क्या इंक्रीज़ हो रही है, ब्लैक मनी से डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन क्रिएट होती है। तो ब्लैक मनी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्रिएटिंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करते हैं, देखो इंक्रीज़ इन टैक्स, इंक्रीज़ इन टैक्स। अगर मैं टैक्स इंक्रीज़ कर दूंगा तो देखने हैं इफेक्ट कैसे करेगा। सपोज़ करें कि ये 100 रुपये की कोई मैंने प्रोडक्शन करी, सपोज़ करें मैंने 100 रुपये में क्रिकेट बैट बनाया, क्रिकेट बैट बनाया जिस पे 100 के अंदर मेरा 5 रुपीज़ का टैक्स इंक्लूडिंग है, ठीक है, तो 100 रुपीज़ है। अब मान लो गवर्नमेंट क्या कर देती है, टैक्स इंक्रीज़ कर देती है, तो जो मेरा 5 रुपये का टैक्स था वो मान लो मैं बढ़ा के 15 रुपये कर देता हूँ, तो टैक्स कितना इंक्रीज़ करा, 10 रुपये। तो जो 100 रुपये की चीज़ में 10 रुपये और ऐड होंगे। अब फाइनल मेरा बैट कितने होगा, 110 रुपये का। तो किस चीज़ का, कमोडिटी का प्राइस बढ़ा, यस बिल्कुल बढ़ा। किसकी वजह से बढ़ा, इंक्रीज़ इन टैक्स, ठीक है। तो टैक्स बढ़ाने पे हमारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ती है। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज़ इन वेज रेट, इंक्रीज़ इन वेज रेट। देखो डिमांड
डिमांड पुश इन्फ्लेशन में मैंने आपको बताया था जब कोस्ट पुश इन्फ्लेशन में मैंने आपको बताया था जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ करती है तब हमारी इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाती है। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे या फिर जो लेबर वहाँ पे काम कर रही है अगर मेरे को उनके रेट बढ़ाने पड़े तो इनडायरेक्टली मेरा एंड प्रोडक्ट जो होगा वो बढ़ाना पड़ेगा मेरे को उसका रेट। तो बेसिकली जो मेरा मान लो ये 100 रुपये का क्रिकेट बैट प्रोड्यूस हो रहा था और इसमें वेज रेट कितना जा रहा था, यानी उसकी दिहाड़ी जा रही थी, मान लो सपोज करें 20 रुपीज़ जा रही थी, अब मैंने 30 रुपीज़ कर दी तो 10 रुपये और बढ़ गए, तो 110 रुपये की चीज़ टैक्सेस भी बढ़ गया है और इसका मैंने वेज रेट भी 20 से करके 30 कर दिया तो 10 रुपये और बढ़ेंगे। अब ये क्रिकेट बैट कितने का हो गया, 120 रुपये का। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी फिर बढ़ गया, किसकी वजह से, इंक्रीज इन वेज रेट। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि किसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और बढ़ती है। थर्ड पॉइंट आई विल से कि इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल। सपोज करें इस 100 रुपीज़ के बैट में इनिशियली 20 रुपीज़ की वुड यूज़ होती थी जो कि हमारा क्या है, रॉ मटेरियल, बट मैं बोलता हूँ 20 की जगह अब ये 40 रुपीज़ की यूज़ हो रही है तो 120 पे और 20 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे। अब मेरा कितना हो गया क्रिकेट बैट, 140 रुपये का। तो देखो जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ेंगे तब हमारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्रिएट होगी वहाँ पे। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी। ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी, देखो ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है। मान लो अगर मैं क्रिकेट बैट बना रहा हूँ और मैं किसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं वेज रेट, यानी यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं लेबर यूज़ कर रहा हूँ और एक लेबर एक दिन में मान लो 2 ही बैट बना पाता है, ठीक है। अब मान लो अगर मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लेबर अगर मैं एक ऐसी मशीन रख देता जिस पे मेरा क्या कहते हैं, मेरी मेंटेनेंस लो होती, एक बारी में एक सिंगल कॉस्ट होती कि मैंने खरीद लिया और मेंटेनेंस लो होती, और ये मशीन इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 बैट्स जो लेबर बना रहा है ये मशीन 20 बैट्स बनाती, ठीक है। तो मेरी क्या होती, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बैट की वो कम हो जाती। क्यों, क्योंकि मेरे को लेबर नहीं देना पड़ता हर बैट को बनाने के लिए, उस लेबर को वेज रेट नहीं देना पड़ता बेसिकली। अब जब लेबर मैं उसको वेज रेट नहीं देता तो मेरे बैट के प्राइसेस क्या हो जाते, कम हो जाते। जो मैं इसको यहाँ पे इसको वेज रेट दे रहा था 30 रुपये का, ये 140 पे मेरा प्राइस चला गया था, जो मैं इसको 30 रुपये का ये दे रहा था ये नहीं देना पड़ता और मेरा बैट कितने में बन जाता, 110 रुपये में। बट ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी है क्योंकि लेबर ही काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी हो चुकी है और वही लोग काम करते जा रहे हैं, तो मेरी क्या होगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे काम करते हैं बेसिकली। इसके बाद देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अपना असर कैसे कैसे किस पर डालती है। देखो एक बात करेंगे कि कौन कौन लॉस में जाएगा, यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन प्रॉफिट में जाएगा इन्फ्लेशन की वजह से। देखो सबसे पहला जो लॉस में जाएगा वो जाएगा कंज्यूमर। क्यों जाएगा, पैसे लिमिटेड है और चीज़ों के पैसे जो प्राइजेस ऑफ कमोडिटी है वो बढ़ती जा रही है, तो पैसे तो मान लो उसको पास 100 रुपये ही है लेकिन प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ती जा रही है तो वो किस में जाएगा, उसको घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है उसको बेसिकली। अच्छा प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ, सपोज इफ़ आई एम अ प्रोड्यूसर, वही 100 रुपये का बैट मैं 140 तक ले आया, मैंने तो 100 में ही नहीं बेचा ना, ऐसा तो नहीं मैंने इस 100 में से अपना मार्जिन निकाल दिया, नहीं, जो चीज़ महंगी होती रही मैं इसको महंगा करता रहा 140, बिकॉज आई एम अ प्रोड्यूसर, मेरे को तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। उसके साथ बिजनेसमैन, उसके बाद सेलर, ठीक है, ये सारे प्रोड्यूसर्स के अंदर ही आ जाएंगे। बिजनेसमैन को भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा, 100 रुपये की चीज़ 140 में ही मार्केट करता है वो तो बेच रहा है, और जो सेलर है वो बेचने वाला वो भी उसका हिसाब किताब है। इसके बाद सेकंड लॉस किसको होएगा, फिक्स्ड सैलरी पर्सन, जिसकी सैलरी फिक्स है, अगर 1000 रुपये मिल रहे हैं तो 1000 ही मिल रहे हैं, उसको बढ़ नहीं रहे, लेकिन प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ती जा रही है तो इसको इसी 1000 रुपये में कैसे भी करके काम चलाना है, ठीक है। प्रॉफिट की बात करूं किसको प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे बोलेंगे चेंज सैलरी पर्सन। वही क्रिकेट बैट के एग्जांपल लेते हैं, 1000 रुपये सैलरी थी, इसको मान लो एक बैट खरीदना था तो इसने 100 रुपये का खरीद लिया, इसके पास 900 रुपये बच गए, फिर भी बाकी खर्चा कर लेगा अपना। अब इसकी सैलरी मान लो 1000 से 1200 हो गई, सपोज 1000 से 1200 हो गई, और ये क्रिकेट बैट 100 से 150 का हो गया, तो इसके पास अभी भी देखो कितने रुपए बच जाएंगे, 1050। क्यों, क्योंकि ये चेंज सैलरी पर्सन है, इसकी फिक्स नहीं है सैलरी, इसकी सैलरी चेंज हो रही है, बढ़ रही है इसकी सैलरी, तो इसके लिए क्या होगा, दिक्कत क्रिएट नहीं होगी। थर्ड पॉइंट,
अब प्रॉफिट में यहाँ पे मैं बात करूँ, मनी लेंडर है जो पैसा देता है, पैसा देने वाला, पैसा देता है जो आपको, उसने मान लो सपोज करे कि 1000 रुपये ही वो उधार पर देता था, उसने 1000 रुपये दे दिए, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे है जिसको प्रॉफिट होएगा, ये है मनी बोरोवर, मनी बोरोवर, इसने 1000 रुपये ले लिए, महंगाई, इसने इसको बोला था, यानी इस बंदे ने इस बंदे को बोला था कि मैं तेरे को 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ्स आई रिटर्न योर 1000 रुपीज़, ठीक है। 6 महीने बाद हमने क्या नोटिस करा कि जो महंगाई थी वो बढ़ गई काफ़ी ज़्यादा। तो जब महंगाई बढ़ गई तो 1000 रुपये तो ये यूज़ करता ही रहा ना, जब इसने लिए तब नॉर्मल था, लेकिन 6 महीने बाद महंगाई गई बढ़, तो इसके लिए क्या हो गई, आसानी हो गई। 1000 रुपये तो इसने मंदे ज़माने में लिए थे, अब जब महंगाई बढ़ गई तो इसको क्या होएगा, प्रॉफिट, यानी जब महंगाई बढ़ गई तो यानी ऑब्वियस सी बात है इसकी कुछ इनकम भी बढ़ी होगी, जब इसकी इनकम भी बढ़ी होगी तो 1000 रुपये तो इसके लिए कोई मैटर नहीं करे, इसने इसको ईजिली लौटा दिए। तो देखो जो मनी लेंडर होता है उसको लॉस होता है, और जो मनी बोरोवर होता है जिसने पैसा बोरो करा होता है, और जब इन्फ्लेशन आ जाती है उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है उसका। इसके बाद एक लास्ट चीज़ जो हमें पढ़नी है यहाँ पे, दैट इज हाउ टू करेक्ट measures to correct inflation, या फिर करेक्ट की जगह कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। हाउ कैन वी कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। देखो इसमें हम यहाँ पे बात करेंगे, ये यहाँ पे आ गया आपका इन्फ्लेशन, यहाँ पे आ गया आपका डिफ्लेशन, राइट। और यहाँ पे हमारी क्या आ गई, हमारी आ गई फिस्कल पॉलिसीज़, फिस्कल पॉलिसीज़, राइट। पहली मैं अगर बात करूँ, पहली मैं अगर यहाँ से आपको बात करता हूँ, लेट्स से ओके, तो देखो पहला जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी, इन्फ्लेशन जब चल रही है तो मैं गवर्नमेंट पॉलिसी को क्या कर दूंगा, डिक्रीज़ कर दूंगा। और जब डिफ्लेशन चल रहा है, यानी जब मंदी चल रही है, पैसों की प्राइसेस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इंक्रीज़ कर दूँगा। तो देखो ऐसा क्यों है, ऑलरेडी यहाँ पे इन्फ्लेशन के केस में एग्रीगेट डिमांड है किससे ज़्यादा, एग्रीगेट सप्लाई से। जब एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो यानी लोगों के पास क्या है, पैसा है, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट भी अपनी स्पेंडिंग्स ज़्यादा करेगी तो यानी लोगों के पास और ज़्यादा आएगा, वो नई पॉलिसीज़ निकालेगी लोगों को हेल्प करने के लिए, तो यानी लोगों के पास इनडायरेक्टली ज़्यादा पैसा आएगा। जब उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो डिमांड उनकी क्या करेगी, और इंक्रीज़ करेगी। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में मैं डिक्रीज़ करूँगा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। सिमिलरली जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं गवर्नमेंट पॉलिसी यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग को क्या करूँगा, लोगों तक पैसा पहुँचाऊँगा, उनकी मदद करूँगा। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज़ लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तो डिमांड का मैंने, यानी लोगों के पास डिमांड कब कम होती है, जब पैसा कम होता है। जब मैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इंक्रीज़ करूँगा, यानी मैं उनके पास पैसा पहुँचाऊँगा अपना, तो जब लोगों के पास पैसा आएगा तो उनकी क्या करेगी, डिमांड उनकी बढ़ जाएगी। जब उनकी डिमांड बढ़ जाएगी तो वो किसके बराबर आ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई के। इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड चीज़ इज़ आर वेज रेट। अच्छा, वेज रेट को देखो, लोगों के पास इन्फ्लेशन में क्या होता है, ऑलरेडी पैसा होता है। जब लोगों के पास इन्फ्लेशन में ऑलरेडी पैसा है, यानी उनकी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, अगर मैं उनके पास से पैसा कम कर दूं, यानी मैं अगर उनका वेज रेट ही घटा दूं, तो डिमांड उनकी कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी किसके बराबर आएगी, सप्लाई के। सिमिलरली उनके पास पैसा ऑलरेडी है ही नहीं डिफ्लेशन के टाइम पे, तो अगर मैं उनके पास पैसा दे दूं, यानी उनको वेज रेट मैं उनका बढ़ा दूं, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा खर्च करेंगे, और यहाँ पे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है क्योंकि डिमांड तो उनकी ऑलरेडी कम है। जब ज़्यादा खर्च करने की पार हो गई, यानी उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, एग्रीगेट सप्लाई के। थर्ड इंपॉर्टेंट, टैक्सेशन। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, टैक्सेशन यानी अगर मेरे पास ऑलरेडी लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, अगर मैं टैक्स को इंक्रीज़ कर दूँ यहाँ पे, तो यानी उनको ज़्यादा, उनकी सैलरी का ज़्यादा पैसा किस में चला जाएगा, टैक्स में। तो यानी कि उनके पास कम पैसा बचेगा। जब कम पैसा बचेगा तो वो कम खर्च कर पाएंगे, जब कम खर्च पाएंगे तो डिमांड क्या होगी, कम। सिमिलरली टैक्सेशन को यहाँ पे डिक्रीज़ करना पड़ेगा। क्यों, देखो पैसा तो डिफ्लेशन में यानी प्राइजेस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज़ कर रहा है, यानी उनके पास पैसा ऑलरेडी नहीं है। अब मैं उसमें और ज़्यादा टैक्स ले लूँ तो क्या फ़ायदा, लोगों के पास पैसा बचेगा नहीं। लेकिन अगर मैं टैक्स को डिक्रीज़ कर दूँ
तो जब मैं डिक्रीज़ करूँगा तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, जब ज़्यादा पैसा आएगा ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, यानी क्या इनडायरेक्टली उनकी इंक्रीज़ होगी डिमांड। फोर्थ, इसके बाद अब मैं फ़ॉरेन ट्रेड की बात करूँ, फ़ॉरेन ट्रेड की बात करता हूँ। देखो इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, हमारी डिमांड ज़्यादा है। जब हमारी डिमांड ज़्यादा है यानी हमारे पास क्या है, सप्लाई तो हमारे पास कम है। अगर मैं बाहर कंट्री से यानी फ़ॉरेन ट्रेड से इंपोर्ट कराने लगूँ, सपोज़ मेरे पास 100 बैट्स की मेरे पास डिमांड है, लेकिन मेरी कंट्री सिर्फ 80 बैट्स बना रही है, तो मैं 20 बैट्स को क्या कर दूँ, इंपोर्ट करा लूँ। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट इंक्रीज़ करेंगे अपना इन्फ्लेशन के टाइम पे। सिमिलरली जब डिफ्लेशन के टाइम पे हमारे पास ऑलरेडी क्या है, सप्लाई तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है बट हमारे पास डिमांड कम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अपना एक्सपोर्ट कर देंगे, यानी जो भी हमारे पास सप्लाई ज़्यादा है उसको हम बाहर कंट्री में भेज देंगे। जब हम उसको बाहर कंट्री में भेज देंगे तो हमारा सप्लाई जो एक्सेस है वो बाहर चला जाएगा, और जो सप्लाई जब रिड्यूस होगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, डिमांड के। सो गाइज दिस इज़ द एंड ऑफ इकोनॉमी पार्ट 9। आई होप ये पार्ट मैंने क्लैरिटी के साथ ख़त्म करा है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट। और एक इकोनॉमी पार्ट 7 में मैंने कुछ एरर कर दिया है, दैट इज़ कि जो मैंने वहाँ पे बताया प्लानिंग कमीशन का सेटअप, जो प्लानिंग कमीशन का सेटअप है वो मैंने गलत बता दिया। 1950 में बना था इकोनॉमी पार्ट 7, आई गेस 15 मिनट 46 सेकेंड्स पे मैंने कुछ बताया अपना, तो ये 1950 में बना था इंस्टेड ऑफ 1952। 1952 में एनडीसी बना था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एंड ये मनीष ने बताया, थैंक यू सो मच मनीष कि आपने बता दिया। सो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि इकोनॉमी पार्ट 7 में थोड़ा सा एरर है, उसको आप ठीक कर लेंगे। लेकिन जितने मैंने क्वेश्चंस कराए उसके बाद में मैंने वहाँ पे ठीक ही कराया, वहाँ पे एरर नहीं है, तो एक जगह हो गया। और दूसरी बात कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है अपने स्कूल लेवल पे, अपने ग्रेजुएशन लेवल पे। आई एम अ साइंस स्टूडेंट, तो इसमें थोड़ा सा आई एम ट्राइंग कि मैं जितनी अच्छी वीडियोस जितनी इजीली एंड रियलिस्टिक तरीके से बना सकूं ताकि आपको समझ में आए, मैं उतना कर रहा हूं। बट बीच बीच में कहीं पे थोड़े लूप होल्स रह जाते हैं, सो प्लीज़ ट्राई टू इग्नोर इट। सीजीएल में आपको इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना, एंड इंटरव्यू भी नहीं है क्योंकि कोई आपसे डिटेल में पूछने वाला है ये सब चीज़ें। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड जस्ट पुट योर इनपुट्स इनटू द क्वेश्चन एंड यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। सो यही कहना है, एंड थैंक यू सो मच गाइस।